हेलो बच्चों। तो आपका हमारे YouTube परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th के धातु और अधातु चैप्टर को जो है अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग वन शॉट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग को कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग हमारे रिवीजन के इस चैप्टर पे। तो ध्यान देते हैं हम लोग का केमिस्ट्री का ये थर्ड चैप्टर है, धातु एवं अधातु। तो धातु और अधातु के बारे में तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, क्योंकि हम लोग धातु के बारे में जानते हैं जो हमारे आसपास की कुछ चीजें होती हैं। डेली दिन प्रतिदिन हम लोग जो है डेली कुछ न कुछ यूज करते हैं धातु की चीजों को, और अधातु की चीजों को भी यूज करते हैं। तो उन सभी में ये धातु है या ये अधातु है, इसकी पहचान कैसे करनी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और अन्य चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे प्राकृतिक तौर पे 118 से 119 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं और कुछ उपधातु होते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। आप लोग को जहां पर भी समस्या हो आप लोग तुरंत कमेंट कर सकते हैं। तो धातु और अधातु के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। अब गुणधर्म का मतलब होता है उनकी क्वालिटी या फिर उनकी अंदर की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी या उस गुणधर्म के आधार पर क्या किया गया है, किसी भी धातु और अधातु को क्या किया गया है, बांटा गया है। तो धातु क्या होता है उसे हम देखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया है आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, सिल्वर, ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, धातु होती हैं। अब धातु, ये धातु है और ये अधातु है, कैसे पता चलेगा कि फलाने जो है हमारे धातु हैं, ये फलाने को हम धातु कहेंगे या ढमकाने को जो है हम अधातु कहेंगे। तो कैसे ये फलाना ढमकाना कैसे पता चलेगा हम लोग को कि फलाने और ढमकाने धातु हैं या फिर नहीं है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करने आए हैं, यही सीखने आए हैं कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर, देखते हैं धातु क्या है। आयरन है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, कॉपर है, कुछ इस प्रकार के धातु होते हैं। और अधातु की बात करें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ठीक है। तो धातु उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, चमक होती है, जिसमें आघातवर्धनीयता होती है, जिसमें तन्यता होती है, इसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और जिसमें ये सारी चीजें नहीं होती हैं उसे हम अधातु कहते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग और अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ देखेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म और अधातु के भौतिक गुणधर्म। ये हमारे बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं, ये जो है हमारा, यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें मिलता है धातु और हमें मिलता है उपधातु। ठीक है। तो गुणधर्म के आधार पर धातु को हम लोग देखते हैं और अधातुओं को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है भौतिक गुणधर्म है। भौतिक गुणधर्म में धात्विक चमक हम देखते हैं सबसे पहले। धात्विक चमक क्या होता है, तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो धातु की सतह अगर चमकीली होती है तो वो चमकदार होती है, तो वो क्या कहलाती है, धातु कहलाती है। अगर अधातु क्या होता है, तो अधातु में जो होता है चमक नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग उनकी भिन्नता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भिन्नता को अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भिन्नता में सबसे पहले धात्विक चमक है। धातु की सतह चमकदार होती है, लेकिन अधातु की चमक जो होती है वो चमकीली नहीं होती है, चमकदार नहीं होती है। लेकिन 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 ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जो है जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो केवल एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है, चमकीला होता है। धातु में गुण होते हैं चमकने के, लेकिन अधातु में नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे भी अधातु होते हैं जिनमें चमक होती है। तो ये केवल और केवल क्या है, ओनली और ओनली यही एक है जो क्या है, हमारा आयोडीन है। आयोडीन जो होता है हमारा, इसमें चमक पाई जाती है। तो अगर हम पूछें कि, या फिर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है या जिसमें चमक पाई जाती है, तो वो नमक या आयोडीन हम कह सकते हैं। वो आयोडीन होता है जो क्या होता है, उसमें चमक पाई जाती है।
दूसरा हम कठोरता की बात करें तो सामान्यतः सभी धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन 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 यहाँ पे लेकिन जब आ जाए तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन यहाँ पे लिथियम की बात करते हैं, पोटेशियम की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, तो ये तीन धातु कुछ इस प्रकार हैं जो कि कठोर नहीं होते। ये इतने नरम होते हैं कि इन्हें आसानी से किसी भी चाकू से काटा जा सकता है। हम एक चाकू लेते हैं, सोडियम लेते हैं, उसको आसानी से काट देते हैं तो वो आसानी से कट जाएगा। हम एक चाकू लेते हैं, लिथियम लेते हैं, उसको आसानी से काट सकते हैं। सोडियम लेते हैं, उसको आसानी से काट सकते हैं। मतलब ये इतना नरम होता है। तो ये टॉपिक जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी की सभी क्या होती हैं? मुलायम होती है। बात करते हैं हम अधातु की, तो सभी अधातुएं जो होते हैं कठोर नहीं होते हैं। चाहे जो भी अधातु हो, सभी अधातु क्या होते हैं? कठोर नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हीरे की, जो हीरा होता है हमारा, वो क्या होता है? ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है। लेकिन ये पदार्थ अधातु कहलाता है, धातु नहीं कहलाता। तो अगर हम कहें कि धातु हीरा है, तो हीरा धातु नहीं है, हीरा अधातु है। लेकिन सर वो तो कठोर है। तो कठोर है तो क्या हुआ? कठोर है तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसमें हम अधातु में देखेंगे कि हीरा जो है कठोर होता है, परंतु वो धातु न होकर के वो क्या होता है? वो अधातु होता है। इसी प्रकार से अगर रूप की बात करें तो धातुएं जो होते हैं वो कमरे के ताप में क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठीक है। लेकिन 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 इसमें भी देखो, मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी जो होता है वो हमारा द्रव के रूप में होता है, बाकी सब क्या होते हैं? ठोस के रूप में होते हैं। तो कमरे के ताप में जो होता है ये ठोस रूप में पाया जाता है। अब बात करते हैं अधातु की, तो अधातु जो होता है वो ठोस रूप में तो होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ गैसीय रूप में भी पाया जाता है। अगर हम बात करें ब्रोमीन को छोड़ के, तो ब्रोमीन जो होता है, केवल ब्रोमीन ही एक ऐसा है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी अधातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में या फिर गैस अवस्था में पाई जाती है। जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन हुआ, ठीक है, सॉरी कार्बन नहीं, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, जितनी भी प्रकार की गैसें हैं जो कि हमारे प्राकृतिक तौर पर पाई जाती हैं, नाइट्रोजन हुआ, ये सारी चीजें, ये सभी के सभी क्या है? अधातुएं हैं। तो गैसीय रूप में और ठोस रूप में जो होता है वो क्या होता है? वो अधातु होता है। और हम बात करते हैं केवल और केवल ब्रोमीन को छोड़ के, तो ब्रोमीन क्या होता है? वो तरल अवस्था में होता है। ठीक। अब आघात वर्धनीयता क्या होती है? तो सर आघात वर्धनीयता ये होती है कि किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को जब हम अच्छे से पीटते हैं, खूब धुलाई करते हैं, तो क्या होता है? वो पतले पतले चपटे चपटे एक चद्दर के रूप में बदल जाता है। तो जो पतले पतले चद्दर के रूप में बदल जाए उसे हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। जो ना बदले, जिसको पीटते ही वो क्या हो? बिखर जाए, टूट जाए, तो उसे क्या कहेंगे? हम भंगुरता कहते हैं, जो कि हमारे अधातु में आता है। क्या आता है? अधातु में। तो हम देखेंगे यहाँ पे आघात वर्धनीयता में कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तन किया जाता है, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। वो धातु होता है, क्योंकि धातु में ये गुण पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु में आघात वर्धनीयता नहीं होती, आघात वर्धनीयता नहीं होती। और अगर इसको हम आघात पहुंचाते हैं, तो जितने भी अधातु को हम आघात पहुंचाएंगे तो क्या होगा? वो जो है अपने आप में भंगुर हो जाएगा, मतलब कि वो तिथड़ बिथड़ हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर के गिर जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे की ओर देखेंगे। हमने कुछ रूप यहाँ पे पढ़े और कुछ देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो इसमें जो होती है तन्यता होती है। क्या होती है? तन्यता होती है। धातु में जो होती है तन्यता पाई जाती है, लेकिन अधातु में तन्यता नहीं पाई जाती है। तन्यता का मतलब आप लोग जानते होंगे, तानना। या फिर हम देखते हैं जैसे कि ये अभी हमारे हाथ में दिखाई दे रहा है, ये भी एक प्रकार का धातु है, लेकिन इसको हम पीट पीट के क्या कर सकते हैं? पतली चद्दर बना सकते हैं। या फिर पतले तार के रूप में इसको हम पतला सा ऐसे खींच के क्या कर सकते हैं? पतले से तार के रूप में इसको बना सकते हैं। तो ये क्या है? धातु है। लेकिन अगर हम देखें अधातु में, तो अधातु जो होते हैं तन्य नहीं होते हैं। ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं तन्यता की। तो हम लोग जानते हैं कि जो सोना होता है, हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सोना। सोना तो बहुत ही कीमती वस्तु है। तो सोने की बात करें तो सोना जो होता है, 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर तक का हम क्या कर सकते हैं? 1 ग्राम सोने में हम लोग 2 किलोमीटर तक का बनाया जा सकता है। क्या? तार, लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे
तो यहाँ ध्यान देते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर तक की पतली तार को बनाया जा सकता है। तो धातु, ये जो धातु की तन्यता है, धातु की तन्यता 1 किलोमीटर में क्या किया जा सकता है, 2 किलोमीटर तक की पतली तार को हम 1 ग्राम सोने में बना सकते हैं। इसकी तन्यता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक तन्यता की बात की जाए तो सबसे अधिक तन्यता जो होता है वो सोना होता है। और आघात वर्धनीयता जो देखेंगे हम अधातु में, तो अधातु में जो होते हैं ना ही आघात वर्धनीयता होती है ना ही तन्यता होती है। ठीक है, आते हैं विद्युत व उष्मा के चालक। अब चालक का मतलब क्या होता है, उष्मा का चालक और विद्युत का चालक। विद्युत का चालक मतलब कि हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमने किसी विद्युत का तार लिया, यहाँ पे एक हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया या फिर बिजली का करंट इसको सप्लाई किया, तो बिजली का करंट जो है यहाँ से लेके इसके दूसरे छोर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उस विद्युत का क्या हुआ, चालन हुआ। विद्युत चल चल के गया तो विद्युत का चालन हुआ। इसी तरह अगर इस रॉड को लेते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, हम ऊष्मा प्रदान करते हैं इसे। जब इसको ऊष्मा प्रदान करेंगे तो यहाँ से गर्म होते 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 ये अपने अंतिम छोर तक क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो ये जो गर्म होने की प्रक्रिया है ये ऊष्मा के चालन के द्वारा ही संभव हो पाती है। तो ऊष्मा का चालन जो होता है केवल और केवल किसमें पाया जाता है, धातु में पाया जाता है। विद्युत का चालन जो है केवल और केवल धातु में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान दिया जाए तो जो मरकरी होता है और Hg होता है, ठीक है, सीसा, ये दोनों जो होते हैं हमारे कुचालक होते हैं। मतलब इसमें ना ही उसमें प्रवाहित की जा सकती है और ना ही इसमें क्या किया जा सकता है, विद्युत प्रवाह किया जा सकता है। तो सीसा और मरकरी जो है हमारे होते तो धातु हैं, परंतु धातु होने के साथ साथ इनमें उष्मा का चालन नहीं हो पाता, चालन नहीं हो पाता। तो केवल सीसा और मरकरी को छोड़ के बाकी सभी धातुएं सुचालक होती है और सीसा और मरकरी क्या होता है, कुचालक होता है। इसे याद रखना, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है, इस सारे पॉइंट से जो है हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अधातुओं की, तो अधातु जो होती है विद्युत उष्मा की कुचालक होती है। तो उष्मा की कुचालक सभी अधातुएं जो होती है उष्मा की कुचालक होती है, ग्रेफाइट को छोड़ के। केवल और केवल क्या होती है, ग्रेफाइट को छोड़ के। क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है, जो हम पेंसिल की नीब में देखते हैं ना, हम लोग पेंसिल वगैरह लिखते होगे, उसके अंदर देखोगे तो ऐसे छोटी छोटी ऐसे इस प्रकार की नोक होती है। तो ये जो नोक होती है हम लोग नोक कहते हैं। ठीक है, अपने यूपी में क्या कहता है, नोक। पेंसिल के नोकिया टूट गए। अब कैसे टूट गए, वो बनी रही ग्रेफाइट के, कितना के बनी रही, ग्रेफाइट के। और ग्रेफाइट होत है अधातु, अधातु होत तो होत भंगूर, भंगूर होत तो अचानक टूट जात है, ठीक, तनत नहीं। तो ऐसे समझो, ठीक। क्या हुआ, तो ये क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, ये अधातु होता है, इस वजह से आसानी से टूट जाता है। अगर ये धातु में होता तो टूटता ना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया ग्रेफाइट क्या है, विद्युत और उष्मा का सुचालक है। ठीक है, आते हैं घनत्व की बात करते हैं। तो अगर घनत्व की बात करते हैं तो सामान्यतः जो होता है अधिक घनत्व व उच्च गलनांक वाला हमारा सभी धातुएं पाई जाती है। तो सभी धातुएं क्या होती है, हमारी अधिकतम घनत्व की होती है, मतलब घनत्व अधिक होता है। अधिक घनत्व होने के कारण उसका गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जैसे लोहा होता है, उसको पीट पीट के हम लोग इतना बड़े लोहे को इतना छोटा बना सकते हैं। तो इतने बड़े लोहे को जब इतना छोटा बना दिया गया तो उसका घनत्व क्या हो गया, घनत्व छोटा सा, मतलब घनत्व ज्यादा हो गया। घनत्व पहले ज्यादा था, उसको दबा दबा के क्या किया गया, खूब पीट के इतना छोटा बना दिया गया। तो जब छोटा बनाया गया तो उसका घनत्व अधिक हो गया। तब उसको जब हम गर्म करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो उसका गलनांक अगर बात करें हम, तो गलनांक बहुत उच्च होता है और इसी के साथ साथ क्या होता है, इसका घनत्व भी बहुत उच्च होता है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे सोडियम की। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व का गलनांक कम होता है। तो ये जो है स्टार मार्क कर देते हैं, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। सोडियम और पोटेशियम जो होता है ये घनत्व कम घनत्व का होता है और कम गलनांक होता है। यही हम लोग अधातु की बात करते हैं तो सभी अधातु का घनत्व और गलनांक क्या होता है, कम होता है। इसमें किसी एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो कि क्या हो, उसका गलनांक अधिक हो। तो ऐसा कोई अधातु नहीं है जिसका गलनांक क्या हो, अधिक हो, और ऐसा कोई भी धातु नहीं है जिसका घनत्व अधिक हो। ठीक है, सॉरी, ऐसा कोई भी अधातु नहीं है जिसका घनत्व क्या हो, अधिक हो, और ऐसा कोई भी अधातु नहीं है जिसका गलनांक क्या हो, अधिक हो।
ठीक है। सभी के सभी अधातु क्या होते हैं, कम घनत्व वाले होते हैं और कम गलनांक वाले होते हैं। लेकिन अगर धातुओं की बात की जाए तो सभी धातुएं क्या होती हैं, अधिक घनत्व वाली होती हैं और अधिक गलनांक वाली होती है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। ठीक है। ध्वनिक की बात की जाए तो ध्वनिक अगर हम देखें तो सोनरस या फिर रिंगिंग साउंड हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, तो जिसमें रिंगिंग साउंड आती है जिसमें ध्वनिक कहलाता है। जैसे कि हम लोग ढोल देखते हैं, ढोल को जब हम बजाते हैं तो कुछ देर तक उसमें आवाज आती है, लेकिन ढोल तो चमड़ा या प्लास्टिक का होता है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे धातु और अधातु की, तो सर जो है टॉपिक को ही बदल दिए। तो नहीं बेटा, यहाँ पे हम लोग धातु की बात करते हैं, केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया था। जैसे कि हम लोग घर में जाते हैं तो आप लोग तो बहुत ज्यादा जो है किचन में जाते होगे कुछ ना कुछ चोरी करके खाने के लिए, तो जब चुपचाप गए रसोई में या फिर अपने किचन में, वहां पे रखा हुआ था रसगुल्ला, तुम उठाया आप लोगों ने रसगुल्ला और वैसे ही टाठी गिर पड़ी। ठीक है। तो प्लेट जैसे ही जमीन पे गिरी, बहुत तेज आवाज की, आपने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कुछ देर तक ऐसे झंझनाहट के रूप में आवाज करते रह गया और मम्मी को पता चल गया, मम्मी आई और अच्छे से तुम्हारी कुटाई कर दी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बर्तन जब नीचे गिरा, क्योंकि बर्तन धातु का होता है, तो बर्तन नीचे गिरते ही उसमें से साउंड आई, और वो साउंड, ये जो आवाज है वो लंबे समय तक आई। तो जो लंबे समय तक ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो केवल और केवल किस में हो सकती है, धातु में हो सकती है। धातु की चद्दर को हम पीटते हैं तो उसमें से बहुत तेज आवाज आती है। लेकिन अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा आवाज नहीं आती है। तो धातुएं जो होती है कठोर सतह से टकराने पे क्या करती हैं, आवाज पैदा करती हैं। लेकिन अधातुएं जो होती हैं ये ध्वनिक नहीं होती, इनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। इसको चाहे जितना पीटो बेचारे को, लेकिन आवाज करने वाला नहीं है। लेकिन धातु बेचारा ऐसा होता है कि इसको हल्का सा ऐसे छू भी दो ना तो फिर ये आवाज करके चिल्लाएगा, धन 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 करके। ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑक्साइड की ओर। तो अगर हम ध्यान दें तो अधिकतर जितने भी धातुएं होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है। क्या करती हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो एक चीज जरूर याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन किया था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, अम्ल के साथ क्षार का रिएक्शन कराया था, या किसी भी धातु का अम्ल के साथ रिएक्शन कराया था तो उसका क्षारीय धातु का निर्माण हुआ था या फिर अम्लीय धातु का निर्माण हुआ था। इस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वही चीज यहाँ पे भी हम देखेंगे, उसी का रिवीजन है, समझ लो। धातुएं जो है हमेशा क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारा क्या है, धातु है। ऑक्सीजन क्या है, हमारा अधातु है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रकार के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है हमारा, क्षारीय धातु है। ठीक है, क्षारीय धातु है, या फिर हम कह सकते हैं क्षारीय ऑक्साइड है। क्या कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड बनता है वो क्षारीय ऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर हम बात करें अधातु की, तो अधातु केवल और केवल क्या करता है, अम्लीय धातु का निर्माण करता है। आप लोग इसको जो है जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम देखें तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है और ये जो होता है अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो ये पॉइंट जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है इसको जरूर याद करिएगा। तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिस्कस करने के लिए आए हैं। एनसीईआरटी के एक एक लाइन आप लोग जरूर याद करिएगा, क्योंकि हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है वो एनसीईआरटी बेस ही होता है और एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्यूचर में आप लोग कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो कंपटीशन एग्जाम में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग ये एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, ताकि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल मिले। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं तो एक उम्मीद के साथ आए हैं कि हमें बहुत अच्छा लेवल का ज्ञान मिलेगा। तो आप लोग आए हैं तो आपके उम्मीद पे हम खड़े जरूर उतरेंगे। आप लोग को जो है बहुत और बहुत अच्छा ज्ञान देकर ही यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। अब धातु के रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में बात किया, जिसमें धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म देखे। अब हम लोग धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो धातु जो होता है वायु के साथ अभिक्रिया करता है। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, कोई भी धातु जब वायु के साथ ऑक्सीजन क्रिया करता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे या फिर वायु के साथ क्रिया करे, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तो
तो कोई भी धातु जब भी हमारा वायु के साथ क्रिया करता है तो वो उस धातु का ऑक्साइड बनाता है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये पॉइंट जो है आपको फर्स्ट चैप्टर में भी काम देगा और यहाँ पर भी काम देगा। तो वायु के साथ क्रिया करने पर धातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो हमने क्या पाया, धातु ऑक्साइड पाया। O2 जो है हमारा वायु में उपस्थित होता है, इसलिए हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें किसी भी धातु का, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे हम अगर ध्यान दें तो हमें केवल और केवल क्या मिल रहा है, तो हमें ऑक्साइड मिल रहा है। और किस प्रकार का ऑक्साइड मिल रहा है, तो हमें धातु ऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, धात्विक ऑक्साइड मिल रहा है। तो हमें जितना भी ऑक्साइड मिल रहा है वो धात्विक ऑक्साइड मिल रहा है। किसकी वजह से मिल रहा है, तो हम जानते हैं धातु प्लस हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन। हमने धातु और ऑक्सीजन की क्रिया कराई और धातु ऑक्सीजन की क्रिया कराई तो हमें क्या मिला, धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे रासायनिक क्रिया देख लिया धातु का। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। इसका मतलब, कहने का ये मतलब है कि अगर आप लोग इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा कि सोडियम पोटेशियम अधिक क्रियाशील होते हैं। आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा, सोडियम और पोटेशियम ये जो होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्रियाशील होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये अधिक क्रियाशील होने की वजह से ये बहुत जल्दी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब जल्दी रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि ये बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। इतनी तेजी से करते हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि सोडियम पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। जिसे रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो ये आग पकड़ लेते हैं तो आग ना पकड़े इसलिए इसे खुले वातावरण में ना रख करके इसे केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर केरोसिन क्या होता है, तो केरोसिन बेटा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो। मिट्टी का तेल आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। कौन सा तेल कहते हैं, मिट्टी का तेल कहते हैं। तो मिट्टी का तेल जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा केरोसिन कहलाता है। केरोसिन क्या कहलाता है, केरोसिन। ठीक है, तो हमारा केरोसिन कहलाता है। तो केरोसिन जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वो मिट्टी का तेल होता है। इसी के अंदर हम क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम को डुबा के रखते हैं। डुबा के क्यों रखा जाता है सर, तो डुबा के इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये वायु से बहुत तेजी से क्रिया करते हैं और तुरंत आग पकड़ लेते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, इसे इसको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। आगे हम बात करते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की बात करें तो हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट पे, चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले चैप्टर का पूरी तरह से वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग उसको जाके देखिएगा। वहां पे हम लोगों ने मैग्नीशियम का फुली प्रैक्टिकल किया है और प्रैक्टिकल करके प्रयोग के द्वारा हम लोगों ने समझा है कि कैसे उस पर ऑक्सीजन की परत चढ़ती है और कैसे उसको हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वो सभी चीज़ों को हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा है। आप लोग जो है वीडियो जरूर देखिएगा, तब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट चैप्टर आप लोग बहुत ध्यान से और जरूर देखिएगा वीडियो को। तो हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी, इन सब पे क्या होता है, ये वायु के साथ बहुत धीरे धीरे क्रिया करते हैं। तो धीरे धीरे क्रिया करते हैं तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ऑक्साइड की लेयर कैसी होती है सर, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, लोहा जो होता है अगर हम खुले में रख देते हैं तो कुछ दिनों में उस पर जंग लग जाता है। जिस प्रकार उस पर जंग लगता है तो उस पर एक लेयर बनती है। उसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैग्नीशियम के ऊपर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के ऊपर, जिंक ऑक्साइड की जिंक के ऊपर और कॉपर ऑक्साइड की कॉपर के ऊपर बहुत धीरे धीरे क्या होता है, धीमी गति से एक परत चढ़ जाती है। आयरन की बात करें तो आयरन आप लोग जानते हैं कि गर्म करने पे प्रज्वलित नहीं होता, क्योंकि अगर आयरन को हम लोग जलाते हैं तो उसमें से आग नहीं निकलती है। ठीक है, वो केवल गर्म होता है, लावे की तरह एकदम लाल हो जाएगा, लेकिन कभी उसमें से आग नहीं जलती। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, आप लोग फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हमने वहां पे प्रैक्टिकल करके दिखाया था। मैग्नीशियम जैसे ही जलता है उसमें से क्या होती है, श्वेत प्रकाश की किरणें निकलती हैं। श्वेत ज्वाला के साथ वो जलता है। तो लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और है, लौह चूर्ण को अगर हम क्या करते हैं, आग में डालते हैं तो वो ज्वाला के रूप में क्या करता है, जलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
कॉपर भी जो होता है ये प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है, और जो कि हम लोगों ने रासायनिक गुणधर्म में पढ़ा था। चांदी की बात करें और सोने की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ये भी नहीं करते हैं, लेकिन इस पे भी छोटी छोटी हल्की हल्की परत जैसी चढ़ जाती है, लेकिन बहुत समय लगता है, ये बिल्कुल भी क्रिया नहीं करते हैं। अब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो हम बात करते हैं वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी कहलाते हैं, या फिर उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, मतलब है कि धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के साथ। धातु ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा ये है, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है। अब इसको हमने क्या किया, अम्ल के साथ मतलब HCl के साथ क्रिया करवा दी, या फिर किसी क्षार के साथ NaCl के साथ क्रिया करवा दी, तो ये दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। तो जब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम लोग क्रिया कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये लवण बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl। क्या बनाएगा ये, MgCl प्लस H2O। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये संतुलित नहीं है, इसको यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं। ठीक है, इसको संतुलित कर लेते हैं, और संतुलित करके हम लोग देख लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि जितने भी होते हैं ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे ध्यान देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो हम लोग इस एग्जांपल की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि हमारा धात्विक ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कराते हैं तो तुरंत हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, और साथ ही साथ वाटर, जो कि ये हमारा, अगर हम ध्यान दें इसे, तो ये हमारा क्या है, ये धातु है, ये हमारा क्या है, अम्ल है। हमने क्रिया कराया, धातु का अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ये इस प्रकार से लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण, और साथ ही साथ हमें जल मिलता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने अम्ल के साथ क्रिया कराया है, यहाँ पे हम लोगों ने क्षार के साथ क्रिया कराया है, और हमें क्या मिला, सोडियम एल्यूमिनेट मिला, जो कि हमारा क्या है, लवण है, और इसी के साथ साथ H2O जो कि हमारा क्या है, जल है। तो हमें ये चीजें प्राप्त होती है। अगर हम देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम इसको जल के साथ क्रिया कराते हैं। जल के साथ आप लोग याद रखिएगा, धातु का अगर जल के साथ क्रिया कराएंगे, धातु का जल के साथ कराएंगे तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होती है। किसी भी धातु का जल के साथ क्रिया, याद रखिएगा आप लोग, धातु का जल के साथ क्रिया, ठीक है, वो क्या बनता है, उस धातु का ऑक्साइड बनाता है। उस धातु का ऑक्साइड मतलब जैसे हमने यहाँ पे क्रिया कराया तो MgO बना। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग संतुलित कर लीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको बैलेंस कर लीजिएगा, जरूर करिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे संतुलित कर लीजिएगा, मैग्नीशियम संतुलित कर लीजिएगा, और ऑक्सीजन संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे H2, और हमारा ये पूरा बैलेंस हो जाता है। चलो हम लोग ने यहीं पे कर लिया। तो धातु का अगर हम जल के साथ क्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन 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 धातु ऑक्साइड का अगर हम क्या करें, धातु ऑक्साइड का हम क्या करें, जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, उसका हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे टॉपिक का, जो कि हमें याद जरूर रखना है। ठीक है, तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है वाटर के साथ कराने पे ऑक्साइड का, और धातु अगर ऑक्सीजन से करेंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा, और उसी ऑक्साइड को अगर हम पानी के साथ क्रिया करा देंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। तो ये टॉपिक जो है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग रिवीजन करने चल रहे हैं। आप लोग इस चार्ट को जिस प्रकार से ये बना हुआ है, इसको आप लोग जो है क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम किनारे खड़े हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग को कुछ भी चीज इसमें ना समझ में आए तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप लोग तुरंत कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग लगातार कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। यहाँ हम देखते हैं ठंडे जल के साथ क्रिया। जब भी याद रखिएगा आप लोग, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठंडे जल के साथ क्रिया क्या होती है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों जो हैं, ये तीन
ये आप लोग याद रखिएगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, ठंडे जल के साथ क्रिया करते हैं। क्रिया करते हैं मतलब बहुत तेजी से क्रियाशील होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आता है। हम जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले ही स्टार मार्क कर दिया गया था, ये पूरा का पूरा आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठंडे जल के साथ सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम क्रिया करता है। आप लोग जानते होंगे सोडियम और पोटेशियम जो होता है, ये जल के साथ जब भी क्रिया करता है तो तीव्र गति से क्या करता है, जलता है। तीव्र गति से जलने के साथ साथ क्या करता है, ये बहुत तेज आवाज करता है। बहुत तेज आवाज किस प्रकार करता है, तो ये बहुत तेज आवाज इस प्रकार से करता है जैसे कि बम ब्लास्ट हुआ हो या फिर कहीं धमाका हुआ हो, इस प्रकार से आवाज करता है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ क्रियाशील होता है, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है ये गर्म जल के साथ क्रियाशील होता है। जब ये गर्म जल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, और ये क्या करता है, ये जो धातु होता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये धातु जो है तैरने लगते हैं। कहाँ तैरने लगते हैं, पानी के ऊपर की ओर तैरने लगते हैं। मतलब ये धातु कठोर होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा धातु कठोर होता है, लेकिन जब ये जल के साथ रासायनिक क्रिया करता है तो अपने गुणधर्म को थोड़ी देर के लिए बदल लेता है, ये हल्का हो जाता है। और हल्का कैसे हो जाता है, उसमें से जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो बुलबुले के साथ साथ क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम भी क्या करता है, पानी के ऊपर की सतह पर तैरने लगता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, धातु जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं पर तैरने लगते हैं। यहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तैरते हैं, क्यों तैरते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। आप लोग देखोगे, आप लोगों ने अगर प्रैक्टिकल देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर, आप लोग को हम बार बार कह रहे हैं, आप लोग फर्स्ट लेक्चर देखिए। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने धातु की बहुत सारे प्रैक्टिकल्स को किए हैं, तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर है उसको जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग को जरूर समझ में आए, ठीक है। आगे की ओर हम देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। किसकी नहीं होती, तो इन सबको याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, लेड हुआ, इन सब का जो है जल के साथ कोई क्रिया नहीं होता, ठीक है। H2O के साथ अगर इन सब का क्रिया कराएंगे तो नो रिएक्शन, ठीक, याद रखिएगा। केवल भाप के साथ क्रिया करने वाले जो है एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है। तो अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, आयरन की और जिंक की, तो ये वाष्प के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है। किसके साथ करते हैं, वाष्प के साथ क्रिया करते हैं। वाष्प के साथ क्रिया करके हम देखेंगे एल्यूमिनियम को अगर हम देखेंगे नमी में रख देते हैं तो नमी में वाष्प होता है। वाष्प मतलब क्या होता है, हमारा H2O भाप के रूप में होता है, जिसमें क्या होता है, लोहे में एल्यूमिनियम जो है उसमें जंग लग जाता है, Fe जो लोहा होता है हमारे लोहे में भी जंग लग जाता है। इसी तरह जिंक जो होता है उसमें भी लोहे, वो भी क्या होता है, जंग लग जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे, तो हम लोगों ने इसको देख लिया, आप लोग इसको जरूर नोट डाउन करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आगे की ओर चलते हैं, हम लोग उदाहरण देखते हैं। तो इस उदाहरण को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो कुछ उदाहरण हमें दिए गए हैं, इस उदाहरण को हम लोग गौर करते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है। इस उदाहरण को अगर हम देखें तो यहाँ पे उदाहरण को हम समझते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सोडियम जो है हमारा क्या है, सोडियम हमारा धातु है, ठीक है। सोडियम का है हमारा, ये धातु है। यहाँ पे इसकी बात करें तो ये हमारे पास जल दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब धातु का जल के साथ क्रिया करते हैं तो वो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। क्या करता है, धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है। हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, धातु का जल के साथ क्रिया कराते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। अब धातु हाइड्रोक्साइड की बात करें तो धातु हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस भी निकालता है और उष्मा भी निकालता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उष्मा अगर जब रिलीज होती है या फिर उष्मा जब निकाली जाती है, ठीक है, रिएक्शन को अगर उष्मा दी जाएगी तो उष्मा शोषी होता है। लेकिन जब उष्मा वो उत्पाद करता है, उत्पाद के रूप में, यहाँ पे उत्पाद के रूप में जब है ये उष्मा उत्पन्न करता है तो क्या कहा जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। इसी तरह कैल्शियम का जल के साथ की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का जल से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का जल से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन का जल के साथ के, तो हमारा क्या हो गया, FeO4, जिसमें आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है हमारा, ठीक है। ये Fe3O4 हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हर जगह हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये हमारा क्या था,
धातु का जल के साथ क्रिया था, अगर हम धातु का तनु अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब तनु अम्ल का मतलब है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे दिया गया है। तनु और सांद्र दो प्रकार के अम्ल होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तनु अम्ल जो होता है अधिक ज्वलनशील होता है, सांद्र जो होता है वो कम ज्वलनशील होता है। तो तनु की बात करते हैं यहाँ पे। तो जब भी हम जल किसी भी धातु का अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो उसका क्लोराइड बना है। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो लवण हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे अगर हम देखें FeCl2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अगर हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हम कह सकते हैं HCl, जब भी हम लोग HCl से क्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी क्रिया कराते हैं किसी भी धातु का, तो हमेशा उस धातु का क्लोराइड बनता है। जैसे कि आयरन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आयरन क्लोराइड, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक का जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो हम लोगों ने इसको और इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। आप लोग इसको ज़रूर नोट डाउन करके रखिएगा। और हम लोग चलते हैं चौथे की ओर। फोर्थ देखते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। CuAgHg ये तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, इसको आप लोग जो है ज़रूर याद रखिएगा। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो है कॉपर, Ag और Hg, ठीक है, गोल्ड और मरकरी। तो कॉपर, गोल्ड, मरकरी ये तीनों जो होते हैं ये तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया नहीं करते हैं। अब आते हैं धातु के अन्य धातु और लवण के साथ क्रिया। तो अन्य धातु की अगर हम क्रिया कराएं तो उसके लिए हमें जो है हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। तो ये सीरीज बहुत ही आसान है। अगर हम यहाँ देखें धातु का लवण के साथ करते हैं तो लवण विलयन और धातु मिलता है। मतलब हमने धातु का लवण विलयन के साथ किया तो हमें क्या मिलता है, लवण विलयन प्राप्त होता है। धातु क्या होता है, अलग हो जाता है कुछ इस प्रकार से। वो किस प्रकार से, तो जैसे देखेंगे हम यहाँ पे धातु का है, ठीक है, तो का धातु जो है लवण विलयन से जाकर के मिल जाता है और लवण विलयन का जो धातु होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, किस प्रकार अलग होता है तो इसको जो है हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जरूर डिस्कस किया होगा। ठीक है, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या था, हमारा AD था और हमारा BC था प्लस BC था। ठीक है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आप लोग को याद होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया आप लोग को याद है तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यहाँ पे धातु का लवण विलयन, अब लवण विलयन कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हमें किसी धातु का क्लोराइड के साथ या फिर धातु का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया कराने पर ही मिला। धातु का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करा के क्या मिला, हमें लवण मिला। वो लवण का जो धातु होता है वो धातु अलग हो जाता है और जिस धातु से क्रिया कराते हैं वो धातु आके इसके साथ मिल जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ देखा होगा, ऊपर कुछ बहुत सारे रिएक्शन हम लोगों ने देखे थे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, अगर ध्यान दो तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हमने क्रिया कराया तो ये धातु जो है इस क्लोराइड के साथ जुड़ गया। धातु क्लोराइड जो है ये लवण विलयन यहाँ पे मिल गया, हाइड्रोजन गैस इस प्रकार मिली। यहाँ पे मैग्नीशियम जो होगा उस प्रकार से रिलीज होएगा, जहाँ पे दो धातु, ये धातु जहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखा यहाँ पे हमें लवण विलयन मिलना चाहिए। लवण विलयन मतलब हम लोग जानते हैं कि किसी भी धातु का लवणीय विलयन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सक्रियता की, ठीक है, सक्रियता श्रेणी की बात करें तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, आयरन और Pb, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं वो क्या होता है, क्रियाशीलता जो होती है घटती जाती है, और जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो क्रियाशीलता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो क्रियाशीलता का घटना और क्रियाशीलता का बढ़ना जो है हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे अगर हम देखें तो पोटेशियम अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होने की वजह से पानी से तुरंत रिएक्शन कर जाता है। सोडियम पानी से तुरंत रिएक्शन कर जाता है। फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे धीमी गति से। कैल्शियम जो होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये जो होते हैं धीमी गति से क्रिया करते हैं। ठीक है, धीमी गति से। तो जैसे हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं वैसे वैसे जो धातु है हमारा वो क्या करता है, क्रियाशीलता उसकी घटती जाती है, धीरे धीरे क्रियाशील होते जाता है। उसी के बाद हम लोग आएंगे हाइड्रोजन और कम क्रियाशील, कॉपर और कम क्रियाशील, मरकरी, AgAu तक जो है ये अधिक और बहुत अधिक क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्रियाशीलता को देखा है, जिसमें जो है अधिक क्रियाशील, बीच में जो है मध्यम क्रियाशील जो कि बहुत कम होती है, और लास्ट में अगर देखें तो सबसे कम क्रियाशील होता है।
ठीक है। हम लोग धातुओं के अधातुओं के साथ क्रिया कराते हैं, तो धातुओं का अधातुओं के साथ क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे जो है धातु का जब हम लोग अधातु के साथ क्रिया कराएंगे, तो यहाँ पे अधातु और धातु के आयन जो होते हैं एक दूसरे की ओर ट्रांसफर होते हैं या फिर क्या करते हैं, परिवर्तित होते हैं। अगर यहाँ हम ध्यान देते हैं, तत्वों के अभिक्रियाशील संयोजकता कोष के पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। इसको हम लोग क्या करेंगे, संयोजकता के हिसाब से समझेंगे। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, धनायन बनाते हैं। धातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि हम लोग देखते हैं 2, 8, मान लो 7 है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके अंतिम कोष में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए, मतलब अष्टक पूरा होना चाहिए। अष्टक पूरा होने के लिए इसको क्या चाहिए, 1 चाहिए। मतलब इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, ठीक है। जब ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा, क्या लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तब इसके अष्टक जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 7 में 1 जुड़ जाएगा तो 2, 8, 8 हो जाएगा। जब इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, वो ऋण आयन का होगा। ऋण आयन का होगा, किसका होगा, ऋण आयन का होगा। मान लो कि इसके पास ज्यादा है, 2, 8, 1 है। अब 1 है तो ये क्या करेगा, किसी से 8, 7, अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए इसको 7 की जरूरत है। और या तो 7 एक, या तो ये 1 किसी को दे दे, या तो 7 किसी से ले ले। तो इसके पास केवल एक ही ऑप्शन है, 7 अगर देगा तो अधिक भार नहीं दे पाएगा और ये खुद सक्षम नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्या करता है, ये 7 लेने के बजाय 1 अपना दे देता है, ठीक है। 7 लेने के बजाय 1 अपना दे देता है। तो 1 अपना दिया तो इसके ऊपर क्या हुआ, धन आयन चार्ज हो गया। क्या हो गया, धनायन चार्ज हो गया। तो आप लोग याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है तो धनायन होता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो ऋणायन होता है। मतलब हमने किसी से उधार लिया तो हमारे पास ऋण हो गया, कर्ज हो गया, तो हम क्या हुए, कर्जदार हो गए, या फिर ऋण हमारे ऊपर चार्ज लग गया। तो हमने किसी से लिया तो ऋण आयन, अगर हमने किसी को दिया तो हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा है जो हमने दे दिया, तो जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, धन में है, प्लस में है, तो वो क्या होगा, धन आयन हो गया। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का निर्माण, ठीक है, NaCl का निर्माण। अगर यहाँ हम बात करें सोडियम की तो 2, 8, 1 है। अगर हम बात करें यहाँ पे 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अधिक है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के 2, 8 इसने अपना अष्टक भी पूरा कर लिया और इसके ऊपर क्या हो गया, धन चार्ज हो गया। इस प्रकार से हम देखेंगे तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। और क्लोरीन की बात करें तो 2, 8 और 7 है, इसने 1 किसी से लिया। जब 1 किसी से लिया तो इसके पास क्या हुआ, 7 में 1 जुड़ गया प्लस 1, और टोटल क्या हो गया इसके पास, 2, 8, 8 हो गया। क्लोरीन 8 जब इसने किसी से लिया तो इसमें क्या हुआ, क्लोरीन पे ऋण आयन लग गया। क्या लग गया, ऋण आयन। इसको हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं, सोडियम का क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इसका प्लस आयन इसके पास, इसका माइनस आयन इसके पास, ठीक है। इसका 1 इसके पास चला जाता है, ठीक है, इसका 1 इसके पास चला जाता है। 1 इसके पास जाते ही, 1 इसके पास जाते ही क्या होता है, इसके पास अष्टक कंप्लीट हो जाता है और ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेता है। और दोनों साझा करके क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जिसमें NaCl हमें प्राप्त होता है। क्या होता है, NaCl हमें प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे दिखाया गया है। तो आयनित यौगिक हम देखेंगे, यहाँ पे आयनिक यौगिक की प्रवृत्ति क्या होती है, तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल बंधन आयनित यौगिक बनाते हैं। अब हम बात करते हैं विपरीत आवेशित। विपरीत आवेशित का मतलब जैसे कि सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, और सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस मिलके क्या करेंगे, एक बहुत ही मजबूत बंध बनाते हैं। जब 2 निगेटिव और पॉजिटिव, मतलब जब 2 विपरीत चार्ज, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जब 2 विपरीत चार्ज आपस में साझा करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो ये जो बंध बनाता है, यहाँ पे जो बंध बनता है, आप लोग याद रखिएगा, ये काफी मजबूत होता है। कैसा होता है, मजबूत, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, 2 विपरीत आवेश आपस में मिलेंगे तो जो बंध बनेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत बनता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मजबूत बंध बनाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो बहुत अधिक होता है, जो कि आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो इस प्रकार के यौगिक जो होते हैं वो हमें, हमारे क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। मतलब जो धन और ऋण आयन से मिलकर बनते हैं उसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं, जो कि काफी मजबूत होते हैं। तो आयनिक यौगिक के गुणधर्म हम लोगों ने धातु के भौतिक गुणधर्म देखा था, सेम उसी प्रकार से, कुछ उसी प्रकार से हमारे आयनिक यौगिक के गुणधर्म भी होते हैं। अगर हम भौतिक प्रवृत्ति की बात करें तो ये कुछ ठोस होते हैं और समानतः भंगुर भी होते हैं। भंगुर का मतलब आप लोग जानते होंगे, जो क्या होता है, भंगुर का मतलब वो जो कि
टूट के बिखर जाए वो भंगुर होता है। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो आयनिक यौगिक का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होने का कारण क्या है अगर पूछा जाए तो ये धन और ऋण आयन मिल के क्या करते हैं, एक मजबूत स्थिर वैद्युत बल बनाते हैं, जहां पे बहुत अधिक बल लगता है, जिस अधिक बल के कारण ये एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हैं, और दूर करने के लिए बहुत अधिक उष्मा या बहुत अधिक उष्मा की जरूरत पड़ती है, जिससे ये इनका गलनांक क्या होता है और इनका क्वथनांक क्या होता है वो बहुत अधिक हो चुका होता है। ठीक, अगर घुलनशीलता की बात करें तो आयनिक यौगिक प्रायतः जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होने का मतलब है कि जैसे हम लोग अगर हम देखेंगे हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस, जिसमें क्या किया जाता है, हम लोग कैथोड की छड़ और एनोड की छड़ लेते हैं और यहाँ पे हम पानी भरते हैं और पानी भर के उसमें क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं और इस पे धन आयन और ऋण आयन प्रवाहित करते हैं। तो हम देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज की ओर और निगेटिव जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे क्लोरीन माइनस है तो ये जाके पॉजिटिव की ओर चिपकेगा, सोडियम क्या है पॉजिटिव है तो ये निगेटिव चार्ज की ओर जाकर के चिपक जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे इस प्रकार से ये क्या करते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, वह केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। अगर ध्यान दिया जाए यहाँ पे विलायक की बात कर रहे हैं, केरोसिन और पेट्रोल जो है ये दोनों विलायक हैं। विलायक में जो होते हैं ये क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, लेकिन जल में जो है ये विलेय होते हैं। तो जितने भी धन आयन या फिर हम कह सकते हैं जितने भी आयनिक यौगिक बनाते हैं, तो आयनिक यौगिक की प्रवृत्ति क्या होती है कि ये जल में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुल पाते हैं। इनकी एक प्रवृत्ति और होती है जो कि ठोस कठोर होते हैं और कुछ को जो होते हैं भंगुर होते हैं। ठीक है, अब विद्युत चालकता की बात करें तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। तो ये दोनों अवस्था में जल में हो तब भी क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे, और गलित अवस्था में होते हैं तब भी विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप से विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अगर बात करें हम NaCl की तो सोडियम क्लोराइड अगर ठोस अवस्था में है, ये क्या है, ठोस अवस्था में है, तो ये ठोस अवस्था में होने के कारण ये कुचालक का काम करेगा, एक अधातु का काम करेगा। लेकिन जब इसको हम पानी में क्या करते हैं, डुबो देते हैं या फिर पानी में मिला देते हैं, तो गलित अवस्था में जब ये गले हुए होते हैं तब क्या करते हैं, ये विद्युत का एक जगह से दूसरे जगह चालन करते हैं। तो विद्युत की चालकता इनमें कब पाई जाती है, जब ये गलित अवस्था में हो तब पाई जाती है। तो धातु की प्राप्ति, अगर हम देखें धातु की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो धातु की प्राप्ति जो है खनिज के रूप में हुई है। धातु की प्राप्ति जो होती है वो खनिज के रूप में होती है। अब खनिज क्या होता है, तो खनिज क्या होता है सर, तो हम लोग ध्यान देते हैं बेटा यहाँ पे, खनिज जो होता है वो हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है, जो कि हमें कच्चे रूप में मिलता है। ठीक है, कच्चे पदार्थ के रूप में मिलता है। खनिज जो है हमें पृथ्वी के अंदर, धरती माता के अंदर, जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। खुदाई के दौरान हम क्या करते हैं, खनिज लवण को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, या खनिज धातु या खनिज अधातु को हम प्राप्त करते हैं और क्या करते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं। उसका शुद्धिकरण करके, शुद्धिकरण की दो विधियां हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो शुद्धिकरण करने के बाद क्या किया जाता है, इसका हम उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिक का खनिज कहते हैं। तो खनिज किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के अंदर उपस्थित जो तत्व होते हैं वो तत्व के रूप में या फिर यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे खनिज कहलाते हैं। अगर हम अयस्क की बात करें तो खनिज किसे कहते हैं, आप लोगों ने समझ लिया। अयस्क की बात करते हैं वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उनके निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। अब खनिज और अयस्क में आप लोग अंतर समझ चुके होंगे। खनिज क्या होता है, तो खनिज जो होता है किसी भी तत्व और यौगिक का मिश्रण होता है जो कि पृथ्वी के अंदर से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन अयस्क की बात करें तो अयस्क में धातुओं की संख्या ज्यादा होती है। किसकी संख्या ज्यादा होती है, धातु की। तो खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाए और उसे हम क्या करें, निकाल लें। निकालने का मतलब जैसे कि हम लोगों ने कोयले की खदान में खुदाई की तो हमें कुछ धातु के रूप में सोना प्राप्त हुआ, तो सोना जो है हमारा क्या हुआ, धातु हुआ। ठीक है, तो धातु की मात्रा अधिक रूप पाई जाए और निकालना लाभकारी हो, मतलब उसे हम अलग करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लाभ मिले, वो क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अब सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म, सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं हम लोग। तो सक्रियता श्रेणी को हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हम लोगों ने ध्यान दिया। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये क्या होते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं और स्वतंत्र रूप से नहीं मिल पाते हैं। स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। तो ये कैसे प्राप्त होते हैं सर, तो यहाँ हम ध्यान देते हैं कि ये प्राप्त कैसे होते हैं, तो स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं तो इसे विद्युत अपघटन के द्वारा, विद्युत अपघटन अभी अभी हम लोगों ने देखा था
कि पानी में क्या किया गया था, विद्युत को सप्लाई किया गया था, पानी में हमने बिजली को प्रवाह किया था, विद्युत प्रवाह करते ही सोडियम जो है वो क्या किया था, चिपक गया था जाके किसी एक चार्ज की ओर से, मतलब हम कह सकते हैं पॉजिटिव की ओर, ठीक है। कैथोड और एनोड लगा होता है, तो ये क्या करता है, धन आयन की ओर क्या करता है, धन आयन होता है, इसलिए ये ऋण आयन की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र रूप से न मिलकर विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आप लोग याद रखिएगा, ये सारे के सारे विद्युत अपघटनीय विधि से प्राप्त किए जाते हैं। इसके बारे में आप लोग विस्तार में कक्षा 12 में आप लोग विद्युत अपघटनीय विधि पढ़ेंगे। आगे की ओर हम लोग देखते हैं मध्यम अभिक्रिया, जो कि ZnFePbCuHg। यहाँ पे अगर हम बात करें जिंक की, आयरन की, लेड की, कॉपर की और Hg, मरकरी, ठीक है। तो सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ZnFePbCuHg, ये सल्फाइड के रूप में या फिर किसी ऑक्साइड के रूप में या फिर कार्बोनेट अयस्क के रूप में, ठीक है। ये इन तीन प्रकार के अयस्कों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है, इनका क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है। आप लोगों ने अभिक्रिया पढ़ी होगी तो अपचयन अभिक्रिया पढ़ी होगी, आप लोग बहुत अच्छे से क्लास फर्स्ट को डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, जो इस चैनल पे नया आया है, जो इस वीडियो पे नया आया है, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, इस चैनल पे आया है, तो वो हमारे फर्स्ट वीडियो को जाकर जरूर देखें, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो, जिसमें अपचयन बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। सभी प्रकार की धातुओं, अधातुओं के बारे में, अधातु अधातु से जो क्रिया होती है उनके बारे में, अभिक्रिया करते समय कौन सा अपचयन होता है, कौन सा क्या होता है, सब कुछ बताया गया है यहाँ पे। आगे की ओर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम में अगर हम देखें तो Ag और Au होता है, स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, ठीक है। ये क्या होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। अभी तक हम लोगों ने जिसको डिस्कस किया था, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता, क्योंकि स्वतंत्र रूप का मतलब फ्रीली नहीं मिलता कि हम लोग खोदे जमीन के अंदर से हमें डायरेक्ट पोटेशियम मिल गया, हम लोगों ने खुदाई की खनिज में, हम लोग को डायरेक्ट ही कैल्शियम मिल गया, डायरेक्ट ही मैग्नीशियम मिल गया, ऐसा नहीं होता। इसका विद्युत अपघटनीय विधि से अपचयन किया जाता है। तो विद्युत अपघटनीय विधि से इसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, स्वतंत्र किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ZnFePbCuHg की, तो ये भी क्या होता है, हमें स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है, इसे भी क्या करते हैं, हम अपचयन के द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। लेकिन हम बात करें Au और Ag, सोना और चांदी की, तो सोना और चांदी हमें स्वतंत्र रूप से हमें पाया जाता है, कोयले खुदान में डायरेक्ट जो निकलता है वो सोने के रूप में निकलता है, उसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल से अशुद्धियां होती है उसको साधारण जो है ऐसे ही प्रयोगशाला में या किसी भी चीजों में शुद्ध करके हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, तो अयस्क से धातु को प्राप्त कैसे किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो अयस्क जो होता है, अभी अभी हम लोगों ने अयस्क के बारे में पढ़ा था, तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, सर अयस्क क्या है, ठीक है, सर अपचयन क्या है, सर क्या है, विद्युत अपघटन क्या है। तो इन सब के बारे में हम लोग आसानी से यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे सबसे पहले चरण देखते हैं, अयस्क से धातु कैसे प्राप्त होता है। जब भी हम खुदाई करते हैं तो खुदाई के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, अयस्क प्राप्त होता है। तो उस अयस्क को क्या करते हैं, हम उस अयस्क जो है, हम उस अयस्क को शुद्ध करते हैं। तो अयस्क को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, अयस्क को शुद्ध करने के लिए सबसे पहला चरण होता है उसका समृद्धिकरण कराना, ठीक है। तो अयस्क का समृद्धिकरण जो होता है, अयस्क का सांद्रण कराया जाता है, ठीक है। फिर धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, मतलब समृद्धिकरण कराने के बाद धातु को अलग किया जाएगा, फिर धातु का परिष्करण किया जाएगा। अब निष्कर्षण क्या होता है, परिष्करण क्या होता है, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे की ओर देखेंगे और ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ की आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर और यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ पे अयस्क का सांद्रण हो रहा है। अयस्क का सांद्रण जो है, अयस्क के सांद्रण की विधियां हैं, यहाँ पे 3 प्रकार से दिखाई गई हैं, जिसमें जो है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, 3 प्रकार की धातु हमें प्राप्त होती हैं। आप लोग उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जानते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। और मध्यम अभिक्रिया में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिंक वगैरह होता है, मैग्नी आयरन वगैरह होता है, हाइड्रोजन, ये सब होते हैं। और निम्न अभिक्रिया में आप लोगों ने इसको भी ध्यान दिया था कि Ag और Au होता है, ठीक है। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो होते हैं, गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है। अब गलित धातु क्या है, ये जो धातु होते हैं गलित अवस्था में पाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, गलित अवस्था में। फिर इसको क्या किया जाता है,
धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाती है। तो उच्च अभिक्रियाशील जो होता है बहुत ही आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। जो उच्च अभिक्रियाशील होता है इसे हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया करते हैं, और विद्युत अपघटन अभिक्रिया से हमें तुरंत शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। सबसे कठिन तो हमारा ये मध्यम अभिक्रियाशील। मध्यम में हम लोगों ने देखा था कुछ सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, कुछ कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें सल्फाइड के रूप में, तो सल्फाइड के रूप में जो हमें प्राप्त होते हैं, अगर हम सल्फाइड के रूप में देखें यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार हम लोग देखेंगे। जब हमें सल्फाइड के रूप में मिलता है, जैसे कि HgS और ZnS है, तो ZnS ये सल्फाइड है हमारा, और HgS सल्फाइड है। इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग अपचयन करते हैं। अपचयन करने पे क्या होता है, यस हमारा अलग हो जाता है और Hg हमारा अलग हो जाता है। इसी तरह जिंक का करेंगे तो Zn अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा, और सल्फाइड में सल्फर अलग और जिंक अलग, तो जिंक अलग हमारा शुद्ध धातु हमें प्राप्त होगा। इसी तरह कार्बोनेट की बात करें तो जिसमें CO3 जो होता है, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट है, इसमें जिंक जो होता है ये अलग हो जाता है और कार्बोनेट जो होता है ये अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसे प्राप्त करते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारा जैसे कि ZnS है हमारा जिंक सल्फाइड है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे जिंक सल्फाइड की ओर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर ध्यान दें यहाँ पे, तो चलते हैं हम लोग ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी अभी ध्यान से पढ़ा कि हमारा जो है मध्यम वर्ग का जो होता है जिंक सल्फाइड की अगर हम बात करें, तो जिंक सल्फाइड जो हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ये आप लोग ध्यान देख सकते हैं, जिंक सल्फाइड हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हमारा HgS प्राप्त हुआ, ठीक है, ये HgS। तो सबसे पहले जो हमें सल्फाइड के रूप में मिला, तो सल्फाइड के रूप में जब मिलता है तो उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, भर्जन कराते हैं या फिर निस्तापन कराते हैं। तो सर ये भर्जन क्या होता है और निस्तापन क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हैं वायु के साथ जब हम वायु की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो वो भर्जन होता है। लेकिन सीमित वायु का मतलब है एक नियमित वायु, ठीक है, इसमें कोई नियम नहीं है, कितने भी वायु का हम प्रदान करेंगे, अधिक से अधिक वायु की उपस्थिति में हम भर्जन की क्रिया करा सकते हैं। लेकिन इसमें सीमित वायु की उपस्थिति में, हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में निस्तापन क्रिया होती है। तो निस्तापन अभिक्रिया सीमित वायु में होती है और भर्जन क्रिया जो होती है वायु में होती है। इनका जब हम जो है ZnS का जैसे हमने क्या किया, धातु सॉरी इसका जैसे हमने वायु के साथ क्रिया कराया जिंक सल्फाइड का, तो जिंक सल्फाइड जो होता है वो धातु क्या करता है, अपना ऑक्साइड बनाता है। क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ देखेंगे तो जैसे कि हमने देखा ZnS हमें जिंक सल्फाइड प्राप्त होता है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसको हमने क्या किया, वायु की उपस्थिति में क्रिया कराई। जब हमने इसका क्रिया कराया तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, ZnO2, ठीक है, जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ, और सल्फर जो होगा ये हमारा क्या हुआ, अलग हो गया, ठीक है। जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस सल्फर ऑक्साइड कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर इसका हमने क्या किया, धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त हो गया। अब इस धातु ऑक्साइड का हमने क्या किया, धातु में अपचयन किया, ठीक है। इसका हमने जब अपचयन किया तो धातु का शोधन कराया गया, उसके बाद धातु का शोधन करा के Zn हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो निस्तापन में भी वही क्रिया होती है। और अगर हम बात करते हैं हम अपने निम्न की, तो निम्न में जो होता है हमारा, जैसे कि निम्न अभिक्रिया में सल्फाइड अयस्क अगर प्राप्त होता है तो सल्फाइड अयस्क का सीधे ही भर्जन हो जाता है। अब भर्जन करने के बाद हमें, भर्जन करने का मतलब है कि हमारा डायरेक्ट ऑक्साइड नहीं मिलता है, ऑक्साइड की बजाय डायरेक्ट भर्जन से हमें धातु मिल जाता है, और उसका हम क्या कर सकते हैं, परिष्करण कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, परिष्करण कर देते हैं। तो हम कुछ मुख्य परिभाषाएं देखते हैं, जैसे गैंग क्या होता है, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज गैंग, तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं, तो अयस्क से धातु के निष्कर्षण से प्रयुक्त चरण जो थे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने शोधन देखा,
ठीक है। धातु का शोधन कैसे किया जाता है? तो धातु में जो है 3 प्रकार के धातु होते हैं, जो अधिक क्रियाशील होते हैं, निम्न क्रियाशील होते हैं और सबसे अधिक कम क्रियाशील होते हैं। तो उच्च उच्च निम्न और बहुत कम, इन तीनों को अलग अलग प्रकार से हम देखेंगे। तो जो कम होता है वो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, उसका भर्जन करते हैं, और भर्जन करने के बाद हमें धातु प्राप्त हो जाता है, उसका परिष्करण कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें निम्न की, जो कि हमारे मध्यम वर्ग में आता है, तो मध्यम वर्ग में क्या होता है, मध्यम वर्ग के धातु जो हमें प्राप्त होते हैं अयस्क के रूप में, वो सल्फाइड के रूप में प्राप्त होते हैं या कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो सल्फाइड के रूप में जो प्राप्त होते हैं उसका जो है हम क्या करते हैं, और जो हमारा कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होते हैं उनका क्या करते हैं, तो दोनों अयस्कों को क्या करते हैं, हम भर्जन विधि से, और हम क्या करते हैं, उसको भर्जन विधि से शोधन करते हैं। ठीक है। तो भर्जन विधि से जब हम क्या करते हैं, उसका शोधन करते हैं, या फिर निस्तापन विधि से क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे ये है कि सर आपने 2 चीज बताया था, जैसे कि सल्फाइड बताया था, क्या बताया था, सल्फाइड बताया था, और उसी के साथ साथ आपने जो है कार्बोनेट बताया था, कार्बोनेट बताया था। ठीक है। तो सल्फाइड का अलग क्रिया होता है और कार्बोनेट का अलग क्रिया होता है। ठीक है। क्या होता है ये देखेंगे। जितने भी हमें सल्फाइड के रूप में अयस्क प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा इसको, जितने भी सल्फाइड के रूप में हमें अयस्क प्राप्त होते हैं उन सब का भर्जन होता है। क्या होता है, भर्जन क्रिया होती है। ठीक है। तो जितने सल्फाइड अयस्क होते हैं उन सभी का भर्जन होता है। लेकिन बात करें कार्बोनेट की, तो जितने कार्बोनेट हमें प्राप्त होते हैं उन सभी कार्बोनेट का निस्तापन क्रिया होता है। ठीक है। तो कार्बोनेट जितने प्राप्त होंगे उनका निस्तापन किया जाएगा, और जितने सल्फाइड प्राप्त होंगे उनका भर्जन किया जाएगा, और इनके दौरान जो हमें प्राप्त होगा वो हमें एक प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। चाहे हम भर्जन कराएं चाहे निस्तापन कराएं, भर्जन में भी वायु दी जाती है, निस्तापन में भी वायु दी जाती है, लेकिन निस्तापन की जो वायु होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। ठीक है। लेकिन इसकी जो होती है वो असीमित वायु होती है। असीमित वायु के साथ हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है, ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। फिर उस ऑक्साइड को क्या करते हैं हम, अपचयन करा के उसका धातु अलग कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर धातु का शोधन हो जाता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लोग गैंग की बात करते हैं, तो पृथ्वी से खनिज अयस्क में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। ठीक है। अब गैंग वो वाली गैंग नहीं होती जो हम लोग क्या करते हैं, गैंग बना के चलते हैं, आज जो है 2-4 बैंक 10 बैंक लूट के चले आएंगे। ठीक है। तो ये गैंग नहीं होती है कि जाएंगे 2-4-10 लोग को पीट के चले आएंगे, वो वाली गैंग नहीं है। वो गैंग का मतलब समझ लो, अगर वो गैंग है तो वो गैंग भी क्या है, एक प्रकार की रद्दी है। रद्दी है मतलब उस रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो आप लोग जानते हो कि जितना भी गैंग होता है, चाहे वो डॉन का गैंग हो चाहे जिसका गैंग हो, लेकिन वो सारे की गैंग गैंग में अशुद्धियां ही होती हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जो गैंग होता है, जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, उसमें भी अशुद्धियां पाई जाती हैं जो रेत और मिट्टी की तरह होती है, इन्हें गैंग कहते हैं। अब भर्जन प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, फिर से देख लेते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अब इसमें तापन भी जरूरी है, जो कि डिग्री सेल्सियस में हमें दी जाती है। ठीक है। तो जितना भी सल्फाइड है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के लिए अधिक ताप पे उसको गर्म करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। ये हमें प्राप्त होता है भर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। इसी तरह HG, अगर हम देखें सिनाबार को, तो सिनाबार जो है हमारा, जब क्या करता है, तापन क्रिया होती है या फिर हम भर्जन क्रिया होती है, तो सिनाबार जो है तापन क्रिया के द्वारा HgO मर्करिक ऑक्साइड अलग बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अलग बन जाता है। अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे, तो सिनाबार से HgO और SO2। अब इसका फिर से क्या किया जाता है, पुनः क्रिया कराई जाती है, जो कि यहाँ पे हमें नहीं दिया है, लेकिन हम लोग देखेंगे पुनः इसकी क्रिया कराई जाती है। हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया, तो जिंक ऑक्साइड जो है ये हमें अलग करने के लिए फिर से इसकी क्रिया होती है, जिंक ऑक्साइड से जिंक को अलग कर दिया जाता है पूरी तरह से। ठीक है। हम निस्तापन की बात करें, तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। हम लोगों ने ध्यान दिया था अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था भर्जन, जिसमें असीमित वायु थी, वायु में ताप में गर्म करते हैं, लेकिन कार्बोनेट जो होता है उसको क्या किया जाता है, सीमित वायु में अधिक ताप पे गर्म किया जाता है। ZnCO3 को हम क्या करते हैं, सीमित ऑक्सीजन के साथ, जो कि कार्बन ZnCO3 है। ठीक है। जिंक कार्बोनेट,
ये हमारा कार्बोनेट है। कार्बोनेट में वायु की उपस्थिति ना होकर के केवल नॉर्मल वायु में इसको गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। उसके बाद अपचयन की क्रिया होती है, जिंक ऑक्साइड के कार्बन के साथ अपचयन करते हैं। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, अपचयन में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपचयन। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। तो अपचयन में ऑक्सीजन की हानि हो गई, ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जुड़ जाता है और जिंक हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, शुद्ध धातु प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम देखें भर्जन जो होता है, तो भर्जन का भी क्या करते हैं हम अपचयन कराते हैं और निस्तापन का भी क्या करते हैं, हम अपचयन कराते हैं। अपचयन के पश्चात हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, शुद्ध धातु के रूप में हमें प्राप्त होता है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग, धातुओं का परिष्करण देखते हैं। तो धातु से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। अब विद्युत अपघटनी को हम देखेंगे तो अभी हम लोगों ने इसको देखा था और समझा भी था कि हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे हम देखेंगे टैंक लिया गया है, टैंक में अम्लीय CuSO4, यहाँ पे हमने क्या किया, CuSO4 डाल दिया। ठीक है, चाहे CuSO4 डाल दो, चाहे सोडियम क्लोराइड डाल दो, NaCl डाल दो। ठीक है, अब उसको क्या किया गया है, इसको इसमें अम्लीय विलयन रखा गया जिसमें पानी और CuSO4 को मिलाया गया है टैंक में। उसके बाद इसमें एक कैथोड और एक एनोड डाला गया है। आप लोग याद रखिएगा, एनोड की जो छड़ होती है वो धनात्मक छड़ को एनोड कहते हैं और जो ऋणात्मक छड़ होती है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। तो एनोड और कैथोड में विद्युत का प्रवाह किया जाता है, जिसमें क्या होता है, कॉपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एथोड और कैथोड से एनोड की ओर। अगर ध्यान दें हम लोग तो यहाँ से +2 प्लस, यहाँ से प्लस, तो ये प्लस जो होता है, ये प्लस वाला जो चार्ज होता है वो निगेटिव की ओर जाता है और निगेटिव वाला चार्ज होता है वो पॉजिटिव की ओर जाता है। तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज निगेटिव की ओर जाके यहाँ पे चिपक जाता है इसके चारों ओर। ठीक है, और हमें क्या मिलता है, नीचे अपद्रव एनोड पंख। ठीक, इसको एनोड पंख भी कह सकते हैं, जो कि एनोड के नीचे प्राप्त होता है हमें। ठीक है, फिर से अगर देखें हम तो जैसे मान लो कि ये CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, इसमें अशुद्धियां मिली हुई हैं। क्या मिली हुई हैं, अशुद्धियां। ठीक है, अब ये अशुद्धियां जिसमें जो मिली हुई हैं, ये अशुद्धियां जो होती हैं वो एनोड छड़ के नीचे की ओर आ जाती हैं, जो कि धनात्मक होता है, और कैथोड की ओर धनात्मक ऋणात्मक की ओर चला जाता है। यहाँ पे जितने भी माइनस वाले होते हैं, प्लस वाले, ये माइनस की ओर चले आते हैं और सारी अशुद्धियां यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो जाती है। यही अशुद्धियां जो है विद्युत अपघटनी विधि द्वारा परिष्करण करने की विधि है, जिसमें एनोड पर अशुद्धियां, जैसे कि एनोड पर अशुद्धियां तांबा, कैथोड पर अशुद्धियां तांबा। ठीक, तो यहाँ पे एनोड पर जो होगा अशुद्ध तांबा यहाँ हो जाएगा, अशुद्ध तांबा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अलग करने की विधि देख ली। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट को क्या किया, विलयन में बिजली में प्रवाह किया। तो जो हमारा ये अशुद्ध था, ये अशुद्ध जो है वो नीचे की ओर कहाँ पे आ गया, हमारा एनोड की ओर आ गया। मतलब हमारा जो पॉजिटिव छड़ है, धन छड़, ठीक, यहाँ पे जो है सारी अशुद्धियां आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, अशुद्धियां। ठीक है, और जितने शुद्ध होंगे, सारे के सारे शुद्ध, वो होंगे हमारे कॉपर के पास। ठीक है, किसके पास, कॉपर के पास। तो कॉपर जो शुद्ध है वो किसकी ओर चला जाएगा, अगर हम बात करें तो हम देखेंगे जितनी भी अशुद्धियां हैं वो क्या होती हैं, वो अशुद्धियां यहाँ पे चली जाती हैं और जितने भी शुद्ध होते हैं वो हमारे एनोड से कैथोड की ओर। ठीक, एनोड से कैथोड। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा ये निगेटिव वाला कैथोड, यहाँ पे सारे शुद्ध और शुद्ध कॉपर हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर देखते हैं। विद्युत अपघटनी विधि हम लोगों ने देख लिया। विद्युत अपघटन में जब विद्युत धारा प्रवाह की जाती है तब एनोड अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाता है, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। इसको हमने देख लिया। अब विलय अशुद्ध एनोड तली पर निक्षेपित होती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। जो नीचे की ओर इकट्ठा होता है उसे एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, अब संक्षारण विधि हम देख लेते हैं। तो धातु अपने आसपास अम्ल सांद्रता एवं वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाता है। अब संक्षारण है क्या, संक्षारण जो होता है जैसे कि जंग का लगना। ठीक है, जंग का लगना, किस में जंग लगता है, तो जंग लगता है लोहे में। तो लोहे में जंग का लगना क्या कहलाता है, संक्षारण। ठीक है, केवल लोहे में नहीं हर एक वो धातु जिसमें क्या हो, वायु की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में कुछ उसके ऊपर ऑक्साइड के रूप में कुछ पतली पतली परत जम जाए, वही संक्षारण होता है। जैसे कि हम देखेंगे धातु अपने अम्ल सांद्रता एवं वायु के संपर्क में आने पर क्या करता है, ये
संचारित हो जाता है। सिल्वर अगर हम बात करते हैं, हम लोगों ने देखा होगा या आप लोगों ने आभूषणों को तो पहना ही होगा। यहाँ पे अगर कुछ गर्ल्स भी देख रहे होंगे वीडियो तो उन्होंने आभूषण पहना होगा, सोना चांदी गले में, कान में, नाक में कुछ ना कुछ तो पहना ही होगा। ठीक है, तो ये जो उन्होंने कुछ आभूषण का यूज किया है जो कि सोने और चांदी के रूप में वो होता है, तो उस सोने या चांदी को अगर हम ध्यान से देखें तो वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा वो क्या होता है, कभी कभी काली पड़ जाती है, चांदी वगैरह काली पड़ जाती है, तो सुनार के पास जाते हैं उससे हम लोग सफाई करवाने के लिए। तो ये किसकी वजह से होता है? तो सिल्वर और गोल्ड में अगर हम बात करें, चांदी की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो हम जानते हैं कि वायु में जो होता है सल्फर हमारे उपस्थित होता है, उसके साथ क्या करता है, वो क्रिया करता है और काला पड़ जाता है। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर भी जो है आर्द्र या फिर नमी में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नमी के साथ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, हरे कलर का हो जाता है। अगर लोहे की बात करें तो लोहा भी क्या करता है, नमी गर्म आर्द्र वायु में क्या करता है, ये नमी वाली वायु में लोहे पे भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। तो हम लोगों ने जंग वगैरह देख लिया। संक्षारण की सुरक्षा अगर हम जानते हैं तो संक्षारण की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, इन सबका यूज करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर पेंट लगाते हैं या तेल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, या फिर यसद लेपन। अब यसद लेपन क्या करते हैं बेटा, तो यसद लेपन होता है कि किसी भी धातु के ऊपर एक धातु का परत चढ़ा देना, किसी ऐसी धातु का परत जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया ना करे। ठीक है, जैसे कि कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत धीमी गति से क्रिया करता है, तो लोहे के ऊपर कॉपर की परत चढ़ा देना या लोहे के ऊपर चांदी या सोने की परत चढ़ा देना। हम लोग देखे होंगे जो आभूषण यूज करते हैं तो उसमें सुनहरे कलर की परत चढ़ी होती है, या सिल्वर गोल्ड कलर की या फिर सिल्वर कलर की होती है, परत चढ़ी होती है। तो लोहे के ऊपर परत चढ़ा के उसको क्या किया जाता है, सोना बता के बेच दिया जाता है। तो ये जो परत चढ़ाई जाती है ये इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे लोहे में। ठीक है, तो ग्रीस इसको यसद लेपन कहते हैं, या क्रोमियम लेपन, या क्रोमियम की लेप लगा दी जाती है एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। अब मिश्र धातु बनाकर जैसे कि हम देखें तो हमारे पास पीतल होता है। ठीक है, हम लोग पीतल देखे होंगे। ठीक, तो पीतल जो होता है वो क्या होता है, वो मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जस्ता अगर बात करें, हम कांसा की बात करें, जस्ता की बात करें, तो ये सब क्या होता है, ये सब जो होता है मिश्र धातु होते हैं। मतलब कई धातुओं को मिलाकर एक मिश्र धातु तैयार की जाती है जो हमारे लिए यूजफुल होती है। ठीक है, तो हम लोग पीतल के बर्तन घर में बहुत सारे यूज करते हैं जो कि क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है। यसद लेपन की बात करें तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, यसद लेपन किसे कहते हैं, जब जस्ते की परत चढ़ा दी जाए तो उसे क्या कहा जाता है, यसद लेपन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर बहुत ही आसानी से खत्म ही होने वाला है, कुछ ही चीजें बाकी हैं। हम अगर मिश्र धातु की बात करें तो मिश्र धातु अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण जानते होंगे आप। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जो आपस में घुल जाए, मिल जाए, आपस में घुल मिल के एक साथ रहे, वो समांगी मिश्रण होता है। और जो क्या करे, आपस में मिलने के बाद भी एक दूसरे से अलग अलग रहे, दुश्मनी से रहे, तो वो क्या होता है, या फिर हम उसे कह सकते हैं मिश्र धातु, सॉरी असमांगी मिश्रण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, असमांगी। असमांगी, असमांगी का मतलब क्या होता है कि जो दुश्मनी के साथ रहे, मतलब दुश्मनी के साथ, दुश्मनी के साथ। ठीक है, दुश्मनी का मतलब है एक भाई दोनों एक साथ रह रहे हैं लेकिन दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं, अलग 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 हैं, मतलब क्या है, वो असमांगी है। लेकिन दो लोग आपस में मिलकर एक साथ रह रहे हैं तो वो क्या है, समांगी है। ठीक है, तो समांगी और विषमांगी कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने ध्यान से देख लिया। तो हम लोगों ने समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को भी समझ लिया अच्छे से। ठीक है, तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो आगे की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मिश्र धातु देख लिया। अब लोहे सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। अगर हम बात करें लोहे की छोटी छोटी मात्रा को कार्बन के साथ मिलाया जाए, ठीक है, कार्बन के साथ का मतलब है कि कार्बन और लोहे को आपस में मिला दिया जाए तो लोहा क्या होता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, और प्रबल हो जाता है, और ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगर स्टील की बात करें, हम लोग स्टील के बर्तन अभी इस्पात की बात कर रहे थे, इसमें लोहा, निकेल और क्रोमियम इन तीनों को मिला के तीन प्रकार की धातुओं को मिला के एक मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिश्र धातु का कुछ एग्जाम्पल देख लिया है। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दे रहे हैं आप लोग, जो है इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। ये जो है हम इसको जो है स्टार मार्क कर देते हैं। ठीक है,
आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। पीतल बनाने के लिए कॉपर और जिंक का यूज किया जाता है, कांसा बनाने के लिए कॉपर और टिन का यूज किया जाता है, सोल्डर बनाने के लिए लेड और टिन का यूज किया जाता है। अब सोल्डर क्या होता है, तो सोल्डर इस सोल्डर को सोल्डर नहीं कहते। आप लोगों ने देखा होगा आयरन के साथ सोल्डरिंग करके मोबाइल रिपेयरिंग वाले कुछ जोड़ते रहते हैं, या इलेक्ट्रिशियन जो है जोड़ते हैं, तो जोड़ते समय जो पतले से तार का यूज किया जाता है उसको सोल्डर कहा जाता है। वो लेड और टिन इन दोनों का मिश्रण होता है, जो कि क्या होता है, कम या फिर हम कह सकते हैं निम्न ताप पे बहुत आसानी से गल जाता है। कॉपर और टीन से कांसा बनता है। और अमलगम जो होता है मरकरी और तन्य तत्व मतलब है कि जो तनी हुई चीज होती है, या फिर हम कह सकते हैं अन्य तत्व का मतलब है जो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मरकरी में मिला के अमलगम का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लिया है। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बगल में नोटिफिकेशन का आइकॉन होगा, बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा एक बड़ा सा घंटी की तरह, तो उस घंटी को जरूर दबाइएगा। ठीक है, वो घंटी जो है आपको बार बार इंफॉर्मेशन देती रहेगी कि सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है, सर लाइव जा रहे हैं, सर ने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी है आपके लिए, आप लोग उस इन्फॉर्मेशन को देखिए। तो ये जो नोटिफिकेशन आता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भेजिए, ताकि एग्जाम के पहले पहले वो भी आपके साथ साथ अगली कक्षा में जा सके, पास हो सके और अच्छे नंबर से पास हो सके। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, तो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक चमकीले अधातु का नाम बताइए जो चमकता रहता है। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था चमकीला अधातु। ठीक है, तो हीरा जो है एक प्रकार का ऐसा धातु है जो क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा अधातु है जो काफी ज्यादा चमकीला होता है। ठीक है, तो आप लोग इन सब का, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में करेंगे। एक चमकीला धातु का नाम बताया, ऐसी दो धातुओं के नाम बताए जो चाकू से काटी जा सकती है, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम हो गया। एक तत्व तो अपने परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या देता है उस तत्व को कहते हैं धनायन कहते हैं कि ऋणायन कहते हैं, ये आप लोग बताएंगे। जल्दी से कमेंट करिएगा। खनिज किसे कहते हैं, कमेंट करिएगा। जिंक की पर चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो आप लोग बताइएगा। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, आप ही बताएंगे। अधातु कौन सा आयन बनाती है, धनायन बनाती है कि ऋणायन बनाती है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ऋणायन बनाती है। मिश्र धातु जो होता है कांसा होता है। कांसा के साथ साथ और क्या क्या मिलाया जाता है, मिश्रण से बनता है, तो कांसा किस किस से बनता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसे दो धातुओं के नाम बताया जिन्हें केरोसिन में रखा जाता है, तो केरोसिन में पोटेशियम सोडियम को रखा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा था। कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम को अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में अनुसार में लिखिए। ये सारी चीजें आप लोगों बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग कर सकते हैं। और बिना बिना देखे आपने अगर पूरा वीडियो अच्छे से समझा है, तो बिना पीछे वीडियो को प्रीवियस के अब नोट्स को निकाले, आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, शुद्ध सोना जेवर बनाने के काम क्यों नहीं आता, शुद्ध सोना क्यों नहीं आता, क्योंकि वो क्या होता है, नर्म होता है, इसलिए नहीं काम आता। कैल्शियम अपने यौगिक के रूप में और सोना अपने स्वतंत्र रूप में क्यों नहीं पाया जाता, क्यों नहीं पाया जाता, आप लोग बताएंगे। बिजली की तारों को पीवीसी की तरफ क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होने की वजह से हमें करंट लग सकता है, इसलिए पीवी की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, लोहे के औजारों को रखने से पहले तेल क्यों लगाया जाता है, आप लोग अच्छी तरह से संचारण को अभी अभी समझे हैं। सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, ये भी आप लोग को जानते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रश्न 3 नंबर के प्रश्न की, गैलीलियम और सीजियम हथेली पर रखने पे पिघलने क्यों लगते हैं, इसको आप लोग बताएंगे। गर्म पानी में मैग्नीशियम रिबन तैरने क्यों लगता है, आयनिक यौगिक किन्हें कहते हैं, इनमें समीकरण को पूरा करना है, समीकरण को बनाना है। यहाँ पे आयरन का जल के साथ करेंगे तो आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा, मतलब कि क्या है, उस धातु का ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। धातु उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए, ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपचयन किया जाता है। अपचयन का एक आप लोग एक रिएक्शन लिख लीजिएगा, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग जो है इसको पूरी तरह से कर लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, 5 प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न के हल जो है कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे इन चीजों को लिखना है, ये पूरी तरह हल नहीं है, इन चीजों को यहाँ पे विस्तार में लिखना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे मिश्र धातु कितने होते हैं उसके बारे में, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आसानी से। इसका हम देख ले, ओपन कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके साथ साथ दीर्घोत्तरीय के हल हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग जो है सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
इसका जो पीडीएफ नोट है, जो ये हमने पढ़ाया है, इसका जो नोट्स है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।